सो स्टूडेंट्स, करियर काउंसलिंग के लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा 4th लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। अब क्योंकि मैं खुद एक कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, सो ये जो डिस्कशन है स्पेसिफिकली कॉमर्स के सेक्शन के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उसके लिए है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम कॉमर्स के अलावा इसमें कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, लॉ के बारे में, होटल मैनेजमेंट के बारे में, इनके बारे में आपको एक इन शॉर्ट में कुछ ब्रीफ आइडिया दूंगा। बट डिटेल डिस्कशन जो हमारा चलेगा वो कॉमर्स के टॉपिक के ऊपर रहेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे मेट्रो सिटीज़ के अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। और कॉमर्स सब्जेक्ट ऑप्ट करने के बाद अगर किसी को पूछेंगे कि मैं आपने कॉमर्स क्यों लिया है, तो सीए या फिर हमको बैंक में जॉब करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहला मैं कॉमर्स के बारे में बताने से पहले आपके सामने क्लियर कर दूँ कि कॉमर्स करने के बाद आपको बैंक में जॉब वगैरह नहीं मिलती। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आप कॉमर्स करके बैंक में जॉब कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको बैंक्स की जॉब्स के लिए IBPS का अलग से एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता है ना। आफ्टर क्वालिफाइंग दैट एग्ज़ाम, आफ्टर पासिंग दैट एग्ज़ाम, यू बिकम एलिजिबल फॉर द जॉब्स ऑफ बैंक। और अगर आपको बैंक के बैक एंड में काम करना है, अगर आपको बैंक के बैक ऑफिस में काम करना है, इन दैट सिनेरियो आपके पास ग्रेजुएशन ऑफ कॉमर्स की डिग्री कंपलसरी है। बट जो आप बैंक में देखते हो, जो लोग काउंटर पे होते हैं, जो आपका कैश रिसीट वगैरह करते हैं, जो बैंक मैनेजर होते हैं, इसके लिए एक सेपरेट IBPS का एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ता है। सो ये आप धोखे में नहीं रहो कि आप ग्रेजुएशन कर लोगे कॉमर्स करके फिर आपको बैंक्स में जॉब मिल जाएगी। इट्स नॉट एन ईजी, सच इतना ईजी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। खैर, विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल मूव एंड डिस्कस अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ इन कॉमर्स। तो सबसे पहला कॉमर्स करने के बाद अभी कॉमर्स में होता क्या है बेसिकली, व्हाट इज़ कॉमर्स? कॉमर्स इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस किस तरीके से मैनेज करना है, मैनेजमेंट के कुछ ऑथर्स की थियरीज आपको इसमें पढ़ने मिलेगी। फिर बेसिकली कॉमर्स का एक मेन सब्जेक्ट है अकाउंट्स, जिसमें हाउ टू प्रिपेयर द अकाउंट्स, हिसाब कैसा रखना है कंपनी के अंदर। फिर आगे जब आप जाओगे तो आपको टैक्सेशन वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टडीज़ आपको यहाँ पर है। ओके, बट स्टार्ट करते हैं। कॉमर्स के अंदर अब आप सबसे पहला तो 11th कर लोगे। 11th में सेम चीज़ आपके पास है, सारे सब्जेक्ट आपको सेम होंगे। बट यहाँ पे जब 11th में आप फॉर्म भरोगे कॉमर्स का, तो आपको ऑप्शन मिलेगा या तो आप SP ले सकते हो या तो आप मैथ्स ले सकते हो, दोनों में से एक ऑप्शन। अब अगर किसी बच्चे को मैथ्स डिफ़िकल्ट था, 10th पे तो कंपलसरी है मैथ्स। अब अगर मैथ्स डिफ़िकल्ट था तो वो मैथ्स को छोड़ दे, वो SP ऑप्ट कर सकता है। आपकी चॉइस है, डिपेंड करता है कि आप किस में ऑप्ट करते हो। सो आपको SP और मैथ्स दोनों का ऑप्शन है। बट ये एक बात याद रखना, अगर कॉमर्स के बाद आपको BSc IT वगैरह करना है, ग्रेजुएशन में अगर आपको IT के फील्ड में जाना है, इन दैट सिनेरियो आपको मैथ्स कंपलसरी है। तो अगर आपने 11th 12th SP से किया और आप बाद में IT के इसमें जाना चाहोगे, वो होगा नहीं, आपको वापस से मैथ्स का एग्जाम आंसर देना पड़ेगा। ओके, सो आपके पास एक ऑप्शन आएगा SP और मैथ्स, और एक ऑप्शन होगा आपका सेकेंड लैंग्वेज का, सेकेंड लैंग्वेज, और उसके ऑप्शन में आता है IT। सेकेंड लैंग्वेज क्या? फर्स्ट लैंग्वेज तो आपकी इंग्लिश कंपलसरी। 10th स्टैंडर्ड तक हमारे पास लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, और क्योंकि महाराष्ट्र में तो मराठी कंपलसरी था। कुछ स्कूल्स के अंदर हिंदी के साथ संस्कृत था, बट और कुछ जगह पे उर्दू होता है। बट नॉर्मली इंग्लिश मीडियम स्कूल में महाराष्ट्र के अंदर इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी कंपलसरी है। बट 11th स्टैंडर्ड के अंदर आपको इंग्लिश एक कंपलसरी लैंग्वेज होगा, और सेकंड लैंग्वेज का आपके पास चॉइस होता है। अभी आपके कॉलेज में कौन सी लैंग्वेज है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कॉलेज में फ्रेंच है, कुछ में जर्मन है, अगर बड़ी बड़ी कॉलेज है तो, या जूनियर कॉलेजेस के अंदर सिर्फ इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ये बेसिक लैंग्वेज होती है। तो खैर, आपको हिंदी या मराठी या जो भी लैंग्वेज होगी, कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। 10th स्टैंडर्ड में आपके पास 3 लैंग्वेज होती है, यहाँ पे आपके पास 2 लैंग्वेज, एक कंपलसरी इंग्लिश एंड सेकेंड आपके पास आएगी हिंदी, मराठी या वॉट एवर XYZ जो भी लैंग्वेज। तो या तो आप सेकेंड लैंग्वेज को अडॉप्ट कर सकते हो या तो आप IT को ऑप्ट कर सकते हो। इट्स अप टू यू। हाँ, IT अगर आप ऑप्ट करोगे तो इसकी एक्स्ट्रा फीस आपको कॉलेज के अंदर पे करनी पड़ेगी। अब बेनिफिट क्या है? सेकेंड लैंग्वेज अगर आप ऑप्ट करते हो हिंदी, जो नॉर्मली बच्चे ऑप्ट करते हैं, सो हिंदी में पढ़ना नहीं पड़ता आपको। कुछ थोड़े बहुत चीज़ें हैं, आप एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले भी पढ़ोगे तो आपका हिंदी अच्छा खासा कवर हो जाएगा। IT का बेनिफिट ये है कि इसका एग्ज़ाम कॉलेज में ही होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं, तो आपको IT का ये बेनिफिट है। तो स्कोरिंग IT होता है तो परसेंटेज आपको यहाँ पे गेन होता है। खैर, ये तो हो गया SP और मैथ्स, हिंदी या लैंग्वेज है IT के बारे में। सो 11th पे जब आप फॉर्म फिल करो कॉमर्स का, तो मेक श्योर आप अपने कैलिबर के हिसाब से SP या मैथ्स के बारे में कर सकते हैं। जो बच्चे हमारे स्टूडेंट्स हैं वो आके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या फिर जो भी है अपने जो भी आपका करियर गाइड है जिसने आपको पढ़ाया है, या आपके फैमिली में कोई है, तो आप उनसे डिस्कस करके अपने सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हो।
11th में जो सब्जेक्ट आप लेंगे वही सब्जेक्ट आपके कैरी फॉरवर्ड होंगे 12th स्टैंडर्ड के अंदर। सो 12th में आपको सेम सब्जेक्ट लेने होंगे। इन केस अगर किसी को चेंज करना है तो वो चेंज कर सकता है, इट्स नॉट कंपलसरी कि वही होना चाहिए, बट मोस्ट स्टूडेंट्स चेंज नहीं करते। और अगर कुछ चेंज करते भी है तो उन्होंने 11th में जोश में मैथ्स ले लिया होता है। और भैया बोले 10th तक मैथ्स पढ़े हैं, बड़ा अलजेब्रा ज्योमेट्री था, बड़ा मज़ा आ रहा था, 11th में भी मैथ्स ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ का मैथ्स ऑल टुगेदर डिफरेंट है। सो जब 11th में आते हैं तो मैथ्स ने पूरी पिक्चर ही बदल दी, वो तो समझ ही नहीं आ रहा मैथ्स क्या है। तो वो जो डर के मारे भाई फिर उन्होंने अच्छा है कि हम लोग मैथ्स से किस में आ जाते, एसपी में। सो वो 11th के बाद चेंज किस में करा लेते, 12th में एसपी में आते। वो कॉलेज के अंदर अगर करते हैं तो हो सकते हैं। सो आफ्टर 12th अब आप जो अपॉर्चुनिटी, अब जब आपके पास जो ब्रांचेस है, देखो बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो जाती है, एन नंबर ऑफ ब्रांचेस, वास्ट है बहुत ज़्यादा, आपके पास बहुत सारी ब्रांचेस ओपन हो जाती है। सबसे पहला तो मैं बात करूँगा यहाँ पे ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन में जो आपकी बैचलर डिग्री होगी, सारे कोर्सेज आपके 3 इयर्स के होंगे, ईच एंड एवरी कोर्सेज ऑफ 3 इयर्स। सबसे पहला है, सबसे द मोस्ट कॉमन कोर्सेज बीकॉम, जिसको हम लोग बोलते हैं बैचलर ऑफ कॉमर्स। जो आपके एरिया में एक डॉक्टर होता है, सर्दी जुकाम जो भी होगा डॉक्टर के पास जाते हो, 50 रुपया 60 रुपया जो भी उनकी फीस रहती है वो लेके आपको दवा दे देंगे, और अगर 3 दिन तक इलाज नहीं हो तो आपको भेज देंगे किसी स्पेशलिस्ट के पास। तो ये हमारे बीकॉम वाले जो है ये वो जनरल डॉक्टर हैं, हमारे एरिया के फिजिशियन, इनको सब पता होता है। जैसा कॉमर्स की फील्ड के अंदर क्या क्या आता है, कॉमर्स की फील्ड में आता है मार्केटिंग, अकाउंट्स, इसमें आएगा आपका एक्सपोर्ट्स के बारे में, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, थोड़ा बैंक्स के बारे में, थोड़ा इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, सारी चीज़ों का आपको एक एक टच देते चले जाएंगे। 3 इयर्स का कोर्स होगा, सेमेस्टर पैटर्न है, सारे कोर्सेज जिनके बारे में यहाँ बात करूँगा सब सेमेस्टर पैटर्न ही है। खैर, तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज के बारे में आएगा। ज़्यादातर आपका फोकस इसमें किसके ऊपर होता है, अकाउंट्स के ऊपर, मैनेजमेंट देखें तो ये ज़्यादातर आपका फोकस के ऊपर होता है बीकॉम। नेक्स्ट कोर्स हम लोग बात करेंगे तो BAF, बैंकिंग, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब जैसा कि नाम में ही है अकाउंट एंड फाइनेंस, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपका डिग्री का प्रोग्राम होगा, 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम, इसमें ज़्यादा फोकस किस पे होगा, अकाउंट्स एंड फाइनेंस पे। अगर आपके 6 सब्जेक्ट है बीकॉम के अंदर तो 6 में से 2 सब्जेक्ट आपके अकाउंट्स के होंगे, लेकिन जब आप BAF लोगे तो अब 6 में से 4 सब्जेक्ट आपके अकाउंट्स चलेंगे। अकाउंट्स इन द सेंस अकाउंट्स भी होगा, टैक्स भी होगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा रहेंगे इसके अंदर, थ्योरी पार्ट कम रहेगा। BAF करने के बाद अब आपके पास सेकेंड ऑप्शन है BMS का। MS मीन्स मैनेजमेंट स्टडीज, जैसे नाम में ही है मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस किसके ऊपर करेंगे, थ्योरी सब्जेक्ट के ऊपर। अकाउंट्स आपको होगा, अकाउंट्स बेसिक चलेगा, आपका जो अकाउंट सब्जेक्ट रहेगा वो बेसिक, ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा, बट आपको ज़्यादा किससे फोकस करेंगे, मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट की थ्योरीज आएंगी, जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, मैनेजमेंट गुरुज है, उनके रिसर्च आपके सामने आएंगे, उनकी थ्योरीज आपको पढ़ना होगा, केस स्टडीज़ आपको सॉल्व करनी होगी। ये सब सारी चीज़ें आपको मैनेजमेंट के BMS के अंदर मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम BMS द नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो रहेगा वो है BBI। नेक्स्ट ऑप्शन इज BBI। अगेन BBI मीन्स बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि सर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आ गया तो बैंक में जॉब मिल जाएगी, जो सबका एक होता है कि बैंक में जॉब करना है, बैंक में जॉब करना है। इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने पहले ही बता दिया, आपको IBPS का एग्जाम पास करना होगा बेसिकली। बट फिर भी अगर बैंकिंग और इंश्योरेंस है यहाँ पे सेक्टर, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस बैंकिंग और इंश्योरेंस की थियरीज़ के ऊपर होगी, बैंक्स के अलग अलग थियरीज़ के ऊपर, इंश्योरेंस की थियरीज़ के ऊपर, उनके रूल क्या है, बैंकिंग एक्ट क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्या है, IRDA का क्या एक्ट है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है BFM, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सुनते ना शेयर मार्केट में क्या हुआ, शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, शेयर ब्रोकर, शेयर एजेंट्स, कमीशन एजेंट जो शेयर मार्केट में डील करते हैं, इससे कनेक्टेड स्टडी किसके अंदर होती है, BFM, बैचलर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो ये सारे ग्रेजुएशन प्रोग्राम है, 3 इयर्स के प्रोग्राम है, और सारे के सारे जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम है सेमिस्टर पैटर्न। याद रहे, सब सेमिस्टर पैटर्न है ना। व्हाट इज सेमिस्टर पैटर्न, यानी आपका 6 मंथ्स में एग्जाम होगा। जो आपके फर्स्ट 2 इयर्स होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका एग्ज़ाम आपके कॉलेज में होगा, और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम जैसा अभी आपने बोर्ड एग्ज़ाम दिया है वैसा थर्ड ईयर का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी से होगा।
सारे कोर्सेज के अंदर। एंड वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अगर आप आगे चाहो तो आप मास्टर डिग्री के लिए जा सकते हो। अब मास्टर M.Com एंड BMS, इसके लिए MBA वगैरह का डिग्री आगे आती है मास्टर, तो M.Com और MBA, इससे बाद में बात करेंगे। ये तो हो गया आपका नॉर्मल ग्रेजुएशन प्रोग्राम जो आपको करना है। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो करियर का होता है, बहुत से लोगों का ड्रीम है कि हमको क्या बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, CA। अक्सर बच्चों को पूछता हूँ मैं, 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं कि आपको आगे चल के क्या करना है, तो सर हम कॉमर्स लेंगे, हमको CA बनना है। 12th में बच्चे होते हैं, सर हमको CA कर रहे हैं। तो खैर अक्सर जो बच्चे कॉमर्स पे आते हैं उनका एक एम होता है कि भैया हमको CA क्वालिफाई करना है एंड वी वांट टू अपीयर फॉर CA एग्जाम, हमको CA बनना है और हमारा करियर हम CA की चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फील्ड में देखते हैं। सो इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये कितने स्टेप में होता है और कैसा एग्ज़ाम प्रोसेस है। काफ़ी लंबा प्रोसेस है आपको समझने के लिए। सबसे पहला तो ये समझ लो कि ये एग्ज़ाम की स्टडी जो है अप्लाई है, जो आपको अप्लाई करना होगा, रजिस्टर करना होगा, या आप 10th स्टैंडर्ड के बाद कर सकते हो। जस्ट यस, आफ्टर क्वालिफाइंग 10th स्टैंडर्ड, आप 10th पास हो गए, 10th रिजल्ट आने के बाद आप CA एग्ज़ाम के लिए अपने आप को अप्लाई कर सकते हो, रजिस्टर्ड कर सकते हो। बट आपको एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए कब मिलेगा, आफ्टर 12th, अपीयर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। यानी अगर कोई बच्चा 10th में अप्लाई करता है तो वो 12th स्टैंडर्ड तक के लिए 2 साल उसको स्टडी करेगा, CA के एग्ज़ाम की, जो भी एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा मैं भी आगे, और फिर वो 12th के बाद अप्लाई करेगा। कौन सा एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है उनको, द फर्स्ट एग्ज़ाम, जो फर्स्ट पेपर, इसका सबसे पहला हर्डल जो आएगा आपके सामने वो होगा CAFC का। CAFC, व्हाट इज CAFC? फाउंडेशन कोर्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फाउंडेशन कोर्स इसका नाम। सबसे पहला पेपर आपका रहेगा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड पेपर होगा बिजनेस लॉ एंड करस्पॉन्डेंस। थर्ड पेपर जो आपका होगा वो होगा आपका मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग। और जो आपका फोर्थ पेपर होगा वो होगा इकोनॉमिक्स एंड उसके साथ में आएगा आपका कमर्शियल नॉलेज। ये 4 पेपर आपको CFC के अंदर अटेम्प्ट देने हैं। अब इसका क्राइटेरिया क्या है कि ये जो पहले पेपर जो मैंने बताया, अकाउंटिंग एंड बिजनेस लॉ, ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव है, और ये जो बात के पेपर है, दोनों पेपर क्या है, ऑब्जेक्ट। अब सर सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो स्टूडेंट, सब्जेक्टिव का मतलब यह है कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन आएंगे और आपको उसका आंसर लिखना है। जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में आंसर लिखते हैं, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमांड 12th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स में है। तो वो जैसे हम आंसर लिखते हैं वैसे हमको यहाँ पे आंसर लिखने हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए होंगे, आपको ऑप्शन को टिक करना है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, सिर्फ आपको टिक करना है। इसीलिए इन ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में आपको है नेगेटिव मार्किंग। हाँ, ये खतरा यहाँ पर भी, किसका, नेगेटिव मार्किंग का। अगर आप रॉन्ग आंसर दोगे तो आपके मार्क्स यहाँ पे कट जाएंगे इन 2 पेपर के अंदर। यहाँ पे सब्जेक्टिव में नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं है। ओके, अब आपको अगर ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, पास करना है, तो उसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है? सो पासिंग क्राइटेरिया इज 40% आपको हर पेपर के अंदर मार्क्स लाने हैं। अकाउंटिंग के पेपर में, पेपर 1 में 40% मार्क्स, इसमें 40%, इसमें 40%, इसमें 40%। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका पेपर 100 मार्क्स का है तो 100 में से आपको मिनिमम कितना मार्क्स लाना है हर पेपर में? 40 मार्क्स हर पेपर में लेके आना है। एंड बोल रहा हूँ, और नहीं है, मतलब ये भी होना चाहिए और साथ में ये भी। आपका जो टोटल मार्क्स होगा वो कितना परसेंट होगा? 55। टोटल मीन्स ऑल 4 पेपर, चारों पेपर का मिला के कितना होना चाहिए? 55%। और इंडिविजुअल एक में कितना होना चाहिए? 40%। सो अगर कोई बच्चा इसमें 40, इसमें 40, इसमें 40, चारों में 40 लाएगा तो चारों में पास तो हो जाएगा, ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा उसका। लेकिन उसका एग्रीगेट 55 नहीं होगा।
तो आपका मार्क्स किसी में ज़्यादा किसी में कम आपको लाना एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि टोटल मिला के कितना परसेंट हो जाए आपका 55% आपको क्लियर हो जाए। गॉट इट? समझ आया आप लोग को? अब वंस यू क्लियर CFC, अगर आप CFC पास कर जाते हो, CFC आपका हो गया, आपने CFC निकाल लिया, अब सेकेंड आप जाओगे, सेकेंड आपको देना है इसका इंटर। तो CFC के बाद हम आगे बढ़ते हैं किस पे? इंटर। अब इंटर के अंदर आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, 8 पेपर है आपके पास। सो ग्रुप 1 ग्रुप 2 आप कुछ बच्चे दोनों पेपर साथ में देते हैं, कुछ दोनों अलग अलग देते हैं, वो आगे की बात है। बेसिकली 12th के बाद आपके सामने मेन हर्डल ये आएगा, आपको CFC के बाद इंटर के लिए आपको अप्लाई करना है। एंड वंस यू क्लियर इंटर, आप इंटर क्लियर कर लेते हो, देन आपके पास आर्टिकलशिप है 3 इयर्स की, एंड देन आप फाइनल के लिए अप्लाई करोगे। फिर आपको फाइनल एग्जाम देना है, और फिर अगर आप फाइनल में पास हो गए देन यू विल बी अ चार्टेड अकाउंटेंट। क्लियर है? सो आपको यहाँ पे आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी। आर्टिकलशिप मतलब किसी CA फॉर्म में जाके आपको जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी आफ्टर क्वालिफाइंग योर इंटर एग्जाम। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं था, CFC हो गया, CFC के बाद CFC पास हो गया, आप इंटर में चले गए। इंटर में आप बहुत ग्रुप क्लियर किए, ग्रुप नहीं भी क्लियर किए, एक ग्रुप क्लियर किए, एक नहीं किए, एक बाद में कर ली। एनी विच वेज आप इंटर करने के बाद आपको 3 इयर्स की जो है आर्टिकलशिप लगेगी। ये समझ आया? अब कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th के बाद CFC नहीं करते, तो उनके लिए क्या ऑप्शन है कि आप ये जो ग्रेजुएशन का प्रोग्राम है ये क्लियर कर लो। ग्रेजुएशन के प्रोग्राम के अंदर किसी भी एक सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो जाओ, आप पास हो जाओ, इसमें आपको 55% मार्क्स स्कोर करने हैं। कितने? 55%। अगर आपका ग्रेजुएशन में बैचलर कोर्स में 55% आता है, सो आप CFC को स्किप करके डायरेक्टली कहाँ पे अपियर कर सकते हो? इंटर के लिए अपियर कर सकते हो। अब जो न्यू सिलेबस आ रहा है, इस न्यू सिलेबस के अंदर पहले क्या था कि अगर आपको इंटर के लिए अप्लाई करना है तो आफ्टर ग्रेजुएशन 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप थी। 9 मंथ की आर्टिकलशिप क्लियर करो, उनका IT का कोर्स होगा, IT का कोर्स कंप्लीट करो, एंड देन यू कुड अप्लाई फॉर इंटर। अब ये क्राइटेरिया हटा दिए, अब ये है कि पहला आप इंटर के एग्जाम क्लियर करो, उसके बाद आपको आर्टिकलशिप और कंप्यूटर की ट्रेनिंग लेनी है। सो ये न्यू सिलेबस जो May 2024 में आने वाला है। अभी फिलहाल के लिए आपको इंटर के यहाँ जाने के लिए, इंटर तो करना ही है, यहाँ जाने के लिए 2 ऑप्शन है, या आप 12th के बाद CFC दो, CFC पास हो गए, फॉरेन इंटर के लिए अप्लाई करो, या फिर आप ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन 3 साल ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली इंटर के लिए अप्लाई करो। प्रॉब्लम है, यहाँ से करोगे आपको 3 इयर्स आपका वेस्ट जाएगा। यहाँ से आप CFC एग्ज़ाम पास किए, तुरंत आप इंटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये थोड़ा फास्ट रूट है जाने के लिए। क्लियर है? दूसरा बेनिफिट, जो बच्चा CFC करेगा, क्योंकि CFC करने में उसका अकाउंटिंग वगैरह, यहाँ पे इसका मैथ्स का लॉजिक रीजनिंग वगैरह इंप्रूव हो जाएगा, पढ़ने की हैबिट हो जाएगी, तो वो CFC के बाद इंटर का समझना उसके लिए आसान होता है। अभी ग्रेजुएशन वाले बच्चे पढ़ाई कितनी अच्छी करते हैं वो खुद जानते हैं, बेसिक वीक हो जाता है। सो उनको जब डायरेक्ट इंटर पे जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ से आपका एक अच्छा, दूसरी बात, CFC का 2 अटेम्प्ट होता है, एक जून में, एक नवंबर में। सपोज आपने मई में आपका रिजल्ट आया, आप अप्लाई करते हो, नवंबर में आप CFC के लिए CFC क्लियर करते हो नवंबर के एग्जाम में, उसके बाद आप इंटर के लिए अप्लाई करोगे, नेक्स्ट ईयर में आप इंटर दोगे, उसके बाद 3 साल की आर्टिकलशिप, यानी 5 साल का सफ़र यहाँ से आता है, 5 इयर्स। और अगर आप ग्रेजुएशन से आते हो तो 3 इयर्स ग्रेजुएशन चले गए आपके, फिर इंटर, फिर आर्टिकलशिप, फिर 3 और 3 आपका 6 साल का सफ़र यहाँ पे लगता है। एनी विच वेज आप कोई भी अपने हिसाब से दोनों वे से कर सकते हो, CFC करके इंटर या ग्रेजुएशन करके इंटर, आप दोनों वे से कर सकते हैं। अब जो बच्चे ग्रेजुएशन से डायरेक्ट इंटर करना चाहते हैं विदाउट डूइंग CFC, ये स्किप करना है, बस डायरेक्टली हमको डायरेक्ट रूट अपनाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना है। सो रूल क्या है कि आपके पास कितना % मार्क्स होना चाहिए? 55% मार्क्स ग्रेजुएशन में मिलना चाहिए। जो नॉन कॉमर्स है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कि अगर आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कुछ भी हो, तो साइंस से अगर आपको जंप करना है कॉमर्स के फील्ड में, तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड हो, साइंस वगैरह वाले स्टूडेंट हो, तो आपके लिए ग्रेजुएशन में कितना % मार्क्स चाहिए? 60% मार्क्स चाहिए। तो वंस यू स्कोर 60% मार्क्स, आप डायरेक्टली जो तो यहाँ पे इंटर के लिए क्वालिफाई कर सकते। क्लियर है? इसके अलावा जो लोग CS, अब इस पर मानो बातें डिस्कस करेंगे, CS एंड CMA, ये 2 और है, जो लोग इनका इंटर और एग्जीक्यूटिव क्लियर कर लेते हैं, CS का CMA का इंटर जिसने क्लियर कर लिया है, CS का एग्जीक्यूटिव होता है बेसिकली, बता देता हूँ मैं आपको। CS का एग्जीक्यूटिव
और CMA का इंटर। अभी एग्जीक्यूटिव इंटर क्या है, जैसे हम लोग CA के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पहला CA/FC बाद में इंटर है, तो जो सेकंड राउंड का एग्जाम होता है बस इसी को एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो CS का जो सेकंड राउंड का एग्जाम जिसने क्लियर किया है या CMA का जिसने इंटर क्लियर किया है, ये क्लियर करने वाले बच्चे भी इंटर के लिए, CA इंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? सो आई होप आपको रूट टू CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रूट आपको समझ में आया होगा, आर्टिकलशिप एंड देन आप फाइनल CA करेंगे। अब इसके जो 8 सब्जेक्ट है, इन 8 सब्जेक्ट पे डिस्कशन नहीं होगा क्योंकि वो बहुत दिल्ली दूर है। अभी आप 10th-12th में हो, 10th-12th के स्टूडेंट के लिए लेक्चर रहेगी स्पेसिफिकली, तो आप जो है तो या तो CFC के हिसाब से फोकस करके आगे चलेंगे, और जब ये क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आपको इंटर की आइडिया मिल ही जाएगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करंटली अगर मैं इसके 8 पेपर के ऊपर डिस्कशन करूँ तो वो डिस्कशन वर्कलेस हो जाएगा, किसी काम का नहीं है, बिकॉज आपको समझ नहीं आएगा। सो आपका फोकस किस पे होना चाहिए? अगर आप CFC को करके जाते हो, जैसे मैंने बताया बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग, तो आप CFC पे फोकस करो। अप्लाई आप 10th के बाद कर सकते हो, बट एग्जाम 12th के बाद होगा। और 11th-12th में जब आप पढ़ोगे, 11th-12th में आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेना। यहाँ पर CFC के अंदर जो पूरा सिलेबस है, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग का और इकोनॉमिक्स का, ये आपका 11th-12th का सिलेबस है। लॉ ये आपको 11th-12th में नहीं है महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर, इसीलिए आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। बट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स से ये ऑलमोस्ट महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के जो 11th-12th सिलेबस है उसी को है, बस आपको अच्छे से बेसिक तैयारी करके आप ये पेपर को क्लियर कर सकते हैं। सो ये है आपका CA का रूट। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं CS का। तो CS क्या है? इट इज़ फॉर कंपनी सेक्रेटरी। अब अगर किसी को कंपनी में सेक्रेटरी बनना है, मूवीज़ के अंदर दिखाते ना कि बस एक जन लैपटॉप लेके चल रहा है, बॉस चल रहा है, कंपनी का कोई CEO वगैरह चल रहा है, उसके पीछे वो सेक्रेटरी चल रहा है, ऐसा ही कुछ है। बट वो पर्सनल सेक्रेटरी होता है, वो कंपनी का नहीं होता। कंपनी का सेक्रेटरी का अपना वहाँ पे स्पेसिफिक ऑफिस होगा, वहाँ बैठेंगे। सो कंपनी सेक्रेटरी स्पेसिफिकली गर्ल्स के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, काफ़ी लड़कियाँ करती है इसको, ऐसा नहीं कि लड़के नहीं कर सकते, करते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी CS, सेम CA और CS भाई ये सब पकड़ सकते हैं हम लोग। सेम लेवल है, 3 लेवल पे एग्ज़ाम होता है। जैसा हमको CA के अंदर मैंने बताया आपको 11th-12th के बाद CFC, वैसे ही CS के अंदर आपको जो है तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा CSEET। जैसा उसके अंदर CAFC है, इसमें CSEET है। सेकेंड राउंड पे इसका जो एग्ज़ाम है वो है एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड जो है वो है प्रोफेशनल। तो बस ना सिलेबस तो अलग है ही है, बट लेवल वही है। तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। CA के अंदर फर्स्ट लेवल क्या था? वंस अगेन CFC, इंटर और फाइनल। और यहाँ पे CSEET, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, सेम 3 लेवल का स्टेज है। सारी चीज़ें सेम रहेगी इनके लिए भी, सब्जेक्ट अलग अलग होंगे, सब्जेक्ट सेम नहीं है। आप CS के जो सब्जेक्ट है, CSET के, एग्जीक्यूटिव के और प्रोफेशनल के, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक शेयर कर दिए। आप वो लिंक पे जाके क्लिक कर लिए, आपको पूरे इनके सब्जेक्ट वाइज सिलेबस क्या क्या है, कितने पेपर होंगे, एग्जाम वेटेज वगैरह 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 सब आ जाएगा। एक चीज़ बता दूं मैं यहाँ पे, जैसा CFC के अंदर 2 पेपर सब्जेक्टिव थे और 2 पेपर ऑब्जेक्टिव थे, यहाँ पे पूरे के पूरे पेपर आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर है। सेम रूल है, ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्टली हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CA और CMA वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सेम जैसा रूल CA का था वो यहाँ पर भी अप्लाई करता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव के अंदर या CA में, इंटर में 8 सब्जेक्ट है 2 ग्रुप में, इसमें 7 सब्जेक्ट है 2 ग्रुप में, एक में 4 एक में 3। खैर डिटेल आप जो है तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए, आपको डिटेल मिल जाएगी। ये हो गया आपका कंपनी सेक्रेटरी का। तो ये CA और CS ये 2 ऐसे कोर्सेज है जो कॉमर्स के अंदर सबसे बड़े कोर्स माने जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे कॉमर्स लेते हैं, इसके लिए क्या हमको CA करना है या तो हमको CS करना है। सो आई होप सो कि मैं होप कर सकता हूँ कि मैंने आपको जो नीड थी उसको कैटर कर लिया, कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दिया। CA के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया है, CS के बारे में हमने शॉर्ट में डिस्कस करके आपको मैंने उसकी PDF लिंक वहाँ पे शेयर कर दिए, आप उस पर जाके चेक कर सकते हो। अब ये तो हो गया बेसिक कोर्स। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और जैसा मैंने कहा लॉ, स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि लॉ और HM कॉम्पोनेंट्स में डिस्कस करेंगे। ये लॉ ऐसा कोर्स है जो आप आर्ट्स करके भी कर सकते हैं, साइंस करके भी कर सकते हैं, कॉमर्स करके भी कर सकते हैं। अब लॉ में बेसिकली लोगों को क्या लगता है कि यार लॉयर के अंदर कोई स्कोप नहीं है, लॉयर करके हम क्या ही करेंगे। हम अक्सर देखते हैं कोर्ट के बाहर खड़े रहते हैं काले कोट में लोग, और लोगों को पकड़ते रहते हैं, आओ एफिडेविट बना लो, आओ एग्रीमेंट बना लो, एफिडेविट चिल्लाते रहते, तो लगता है कि यार वो काम के अंदर वो मज़ा नहीं है।
या वो काम उतना एक हैंडसम जॉब नहीं है जहाँ पे हमारा स्टेटस मैच करता हो, तो इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, आप अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो वहाँ में भी अच्छा खासा स्कोप है। सुप्रीम कोर्ट के एक एक हियरिंग का एक एक लॉयर, हियरिंग मीन्स एक दिन कोर्ट के जज के सामने खड़े होने का एक एक लॉयर 1 लाख to 2 लाख रुपीज़ चार्ज करता है। और कितने लॉयर्स हमारे जो तो पार्लियामेंट के अंदर है। सो लॉ एक अच्छा प्रोफेशन है, प्रोवाइडेड आप उसको अच्छी जगह से करो, अच्छे कॉलेज से करो, अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। अगर आपको लॉयर बनना है तो अगेन उसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आप 12th के बाद भी कर सकते हो या आप एक ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो। बोथ केस 12th या ग्रेजुएशन दोनों केस में आपको एक कॉमन एक CET का एग्जाम देना होगा, CET का एग्जाम पास करना होगा। 12th के बाद आप लॉ करोगे तो आपका लॉ का कोर्स कितने ईयर्स का होगा? 5 ईयर्स का। 5 साल में आप लॉयर बनोगे। और इसके बाद करोगे तो आपका लॉ का कोर्स कितने ईयर्स का होगा? 3 ईयर्स का, ग्रेजुएशन का। यानी BCom, BF, BMS जो भी कर लो, BA वगैरह भी आप कर सकते हो, या BSc साइंस से करके ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल ग्रेजुएशन प्रोग्राम करने के बाद 3 साल लॉ का प्रोग्राम आप कर सकते हो, ये भी है। या फिर 12th के डायरेक्टली आप इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हो, जिसमें कितना ईयर्स है? 5 ईयर्स। दोनों भी ऑप्शन अवेलेबल है। दोनों में आपको क्या करना होगा लेकिन? CAT। जब आप लॉ करोगे तो लॉ के अंदर आपके पास n नंबर ऑफ ऑप्शन है। ये क्रिमिनल लॉयर जो काफ़ी मशहूर है, फिल्मों में दिखाते, माय लॉर्ड जज के सामने जो खड़े होकर केस लड़ते हैं, मर्डर का केस, चोरी का केस सॉल्व करते हैं, XYZ। इसके बाद कंपनी लॉयर है, कंपनी का जितना भी काम होता है, जो कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, ये सब ये संभालते हैं। इसके बाद एनवायरमेंटल लॉयर है। आज क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया ज्योग्राफी के, जब हम लोग आर्ट्स पे डिस्कस कर रहे थे, एनवायरमेंटलिस्ट की जॉब आप कर सकते हो। सो काफ़ी ज़्यादा केसेस एनवायरमेंटल को लेके भी आते। अब हमारे मुंबई का जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है कोस्टल रोड के लिए भी केस चल रहा था कोर्ट के अंदर एनवायरमेंटल क्लियरेंस का, तो ये एनवायरमेंटल लॉयर होते हैं। इसके बाद हमारे पास फैमिली लॉ, फैमिली के लिए लॉयर अलग अलग है, फैमिली लॉयर। सो ऐसे n नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अब इसके लिए भी आपको फोकस, जैसा हमने डिस्कस किया साइंस के इसमें, कि अगर आप GEE करते हो तो आपका एडमिशन होगा IIT के अंदर, NIT के अंदर या GFTI के अंदर। सेम अगर आपको लॉ में अच्छा लेना है तो आपको CET के अंदर अच्छा स्कोर करना होगा। और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में अगर एडमिशन लेते हो, आप सर्च कर लेना उसके बारे में, आप करोगे तो वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कॉलेज अवेलेबल है, जो आपको प्रैक्टिकल किस तरीके से होता है वो करवाएंगे अपने कॉलेज में, जिससे आपको एक अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। फिर उसके बाद आप एक अच्छे लॉयर के अंदर आर्टिकलशिप करोगे एंड देन आपके करियर का स्कोप आगे बढ़ सकता है। और एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है लॉयर्स के लिए, जिनको लॉयर बनना है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप आगे अच्छे से पढ़ाई करते हो तो। अगर आगे, जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, डिग्री ओरिएंटेड, अगर आपकी स्टडी डिग्री ओरिएंटेड है तो ये लॉ आपको कुछ बेनिफिट नहीं देगा। जो आपके सामने है एफिडेविट एग्रीमेंट बनाने वाले, आप वही रह जाओगे। लेकिन अगर आप नॉलेज ओरिएंटेड कोर्स करते हो तो ये आपको हैंडसम मनी अर्न करके देगा। सो ये आपका लॉ का हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? होटल मैनेजमेंट। ये मेरे दिमाग से निकल गया था 10th के बाद बताने का, तो मैंने ये बता दिया। होटल मैनेजमेंट ये आप 12th के बाद करोगे, 3 ईयर्स का प्रोग्राम होगा। जैसा इंजीनियरिंग के लिए हमारे पास IIT है और नीट के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की एम्स है, उस तरीके से होटल मैनेजमेंट करने के लिए IHM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। काफ़ी सबसे टॉप कॉलेज है ये IHM। इसमें एडमिशन लेने के लिए भी आपको CET का एग्ज़ाम देना होगा। आप होटल मैनेजमेंट कहीं से भी कर सकते हो, n नंबर ऑफ कॉलेज सब हैं, प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, आप कर सकते हो। 2 चीज़ें, एक तो उनकी फ़ीस ज़्यादा होती है और उनकी डिग्री को उतनी वैलिडिटी नहीं है जितनी IHM में डिग्री की वैलिडिटी है, बिकॉज ये गवर्नमेंट का है, इंडियन गवर्नमेंट का है ये कोर्स। तो प्लीज़ आप अगर होटल मैनेजमेंट करोगे, 12th के बाद होगा होटल मैनेजमेंट, तो आप IHM करना, IHM कॉलेज से करना, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए आपको CET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा एंड ऑन द बेसिस ऑफ CET मार्क्स आपका एडमिशन होगा। जैसे IHM बॉम्बे है, शिवाजी पार्क के दादर के अंदर है, IHM बिहार में भी है, अहमदाबाद में भी है, बेंगलोर में भी है, गोवा में भी है। डिपेंडिंग अपॉन आपके CET के मार्क्स पे आपका IHM में एडमिशन होगा। कहीं पर भी हो, आपका हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है, आप जाके कर सकते हो। तो ये 12th के बाद आपको IHM का कोर्स करना है 3 ईयर्स का। सपोज किसी को IHM नहीं करना है, उतना उसके पास टाइम नहीं है, उतना पैसा नहीं है 3 साल का करने के लिए, तो वो 10th के बाद भी इसके शॉर्ट कोर्सेज होते हैं। शॉर्ट कोर्सेज मीन्स 6 मंथ के, 1 ईयर के, ऐसा इसके कोर्स होते हैं शॉर्ट कोर्स, जिसमें आप एक पर्टिकुलर शेफ़, बेकरी डिपार्टमेंट हो गया या मोगलाई डिश हो गया, XYZ आपका क्लीनिंग डिपार्टमेंट, जो भी है, किसी भी एक डिपार्टमेंट के बारे में आपको सिखा देंगे। अगेन IHM के अंदर ये शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, ये आप 10th के बाद भी कर सकते हो। इसके बाद 10th के बाद और कोर्स आता है फूड स्टाइलिस्ट का।
अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई इंस्टाग्राम यूज़ करता है। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा वो प्लेट सजी होती है, उसके ऊपर डिज़ाइन लग फ्रूट अपना फूड को डेकोरेट करके आपके सामने फ़ोटो आती है, जिससे वो फूड अट्रैक्टिव दिखता है। तो वो फूड डिज़ाइन करने का काम जो करते हैं फूड स्टाइलिस्ट, उसके लिए भी अलग से कोर्स होता है, 6 महीने का कोर्स होता है, तो आप ये भी कर सकते हो। सो ये होटल मैनेजमेंट और ये लॉ के बारे में। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे आप आर्ट्स से पढ़ो, चाहे आप साइंस से पढ़ो या चाहे आप कॉमर्स से पढ़ो, तीनों में जब आप ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लेते हो, वंस यू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन यू बिकम स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, आप एलिजिबल हो जाते हो सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए। किन के लिए? यस, सिविल सर्विसेज। आप इसके बारे में अगर डिस्कशन करने जाएंगे तो ये एक इट इज़ अ ओशन इन इटसेल्फ, वो अपने आप में एक समंदर है, उसके ऊपर 2 घंटे का लेक्चर लग जाएगा डिस्कशन करने के लिए। सो जस्ट एक आपको टच वुड देता चलूँ मैं कि किस तरीके से होता है। जितना भी हमारे सिटी के अंदर आप देखते हो, जो भी कामकाज होते हैं हमारे शहर में या हमारे कंट्री में, ये सारे कामकाज करने वाले ये होते हैं सिविल सर्विस। जैसा घर बनाना होता है, आरसीसी का घर बनना है तो उसमें जो स्टील लगता है, आयरन यूज़ होता है, स्लैब में, बेसमेंट में जो हम लोहा यूज़ करते हैं, या जो चैनल हम यूज़ करते हैं, जिस तरीके से वो चैनल हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हमारा घर मजबूत होगा, उस तरीके से किसी भी कंट्री को अगर मजबूत बनाना है तो ये सिविल सर्वेंट, दे आर कॉल्ड एज स्टील फ्रेम ऑफ द कंट्री। इंडिया के स्टील फ्रेम है, यानी इंडिया का स्ट्रक्चर अगर खड़ा है, इंडिया एक कंट्री अगर खड़ी है तो वो इनके ऊपर खड़ी है। दीज आर द पीपल हु मेक्स द पॉलिसी, दीज आर द पीपल हु इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज। यही होते हैं जो CM PM को गाइड करते हैं क्या पॉलिसीज़ कैसी बनानी है, बिकॉज उनको उतना पता नहीं होता हमारे पॉलिटिशियन को। यहीं से सब चीज़ जाती है, यहीं से इनपुट जाता है और आउटपुट निकल के आता है। सो ये काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है। इसके अंदर आपको बेनिफिट्स कितने हैं, क्या है, तो वो एक अलग टॉपिक है, क्लासरूम में बात बाकायदा मैं बोलता रहता हूँ अक्सर, और आप और भी नेट पर भी देख सकते हो। खैर, सिविल सर्विस में आप जाओगे तो इसमें 2 टाइप का होता है। एक सेंट्रल लेवल पे होता है जो कंडक्ट करवाता है UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये हर स्टेट लेवल पे होता है। और जैसा हमारे महाराष्ट्र के अंदर हो तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र के लेवल पे होगा, गुजरात है गुजरात के लेवल पे होगा, पर्टिकुलर स्टेट के लेवल पे होता है। इस महाराष्ट्र के अंदर है MPSC, UPSC है MPSC, ये इनके माई बाप हैं, जो ये करेंगे वो ये स्टेट वाले करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस ऑलमोस्ट जो इनका होता है वो ये लोग कॉपी करते हैं। यूपी के अंदर जाओगे तो UPPSC है, UPPSC सेम चीज़। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये करोगे तो आप टॉप पोस्ट पे जाओगे, फर्स्ट क्लास ऑफिसर होगे, ये उनके आप जूनियर बन के रहोगे, यानी उनके अंडर में रहोगे, बस इतना ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हर स्टेट के अंदर जो पुलिस सर्विसेज होती है, पुलिस का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो 12th के बाद, वो अलग कैटेगरी में आता है। और जो 2 स्टार ऑफिसर होते हैं, PSI, सब इंस्पेक्टर जिनको बोलते हैं, बाद में अगर इंस्पेक्टर सिंघम वगैरह मूवी में आपने देखे, जो इंस्पेक्टर होते हैं वो एग्ज़ाम के लिए आपको MPSC के एग्ज़ाम पास करने पड़ेंगे, यूपी के अंदर UPPSC के पास करना पड़ेगा, वो अलग अलग कैटेगरी है। सब में 3 लेवल पे एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले आपका होता है प्रीलिम्स, मेंस एंड देन आपका इंटरव्यू। अगेन जैसा मैं आपको बताया स्टूडेंट, ये अपने आप में एक ओशन है, समंदर है, तो इसमें डिस्कशन करना मतलब इसके लिए अलग से एक लेक्चर लगेगा। जस्ट एक टच आपको देना था कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो वंस यू कंप्लीटेड ऑन ग्रेजुएशन इन एनी फील्ड, चाहे आप आर्ट्स से करो, चाहे आप साइंस से करो या कॉमर्स से करो। एक बार आपने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। इसके अलावा RBI, नाबार्ड, सेबी, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वेयरहाउस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारी जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज है या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट है, यहाँ पे रेगुलरली वैकेंसीज निकलती है और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आती है ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो स्टूडेंट जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट है, जो पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ 12th के बाद पढ़ाई को रोकना नहीं, आप ये ग्रेजुएशन का कोर्स करते रहना। अगर आप कॉलेज नहीं जा सकते, आपको जॉब करना है, तो आप करस्पॉन्डेंस कोर्स करो, यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल है, आप करस्पॉन्डेंस कोर्स करो, बट अपने आप को ग्रेजुएट बना लो, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सो दैट आपको अगर कल को सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने हैं तो उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विसेज आपके पास अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स भी आती है, जो इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, ग्रेजुएशन का। और जो लोग साइंस से कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो फील्ड है वो ज़्यादा ओपन हो जाती है, बिकॉज साइंस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो साइंस वालों के लिए ज़्यादा फील्ड अवेलेबल है। इसमें नहीं, सेंट्रल सर्विसेज तो सब बराबर है। इसके अलावा जो स्पेसिफिक सर्विसेज है, BRC के अंदर जॉब्स आती है,
उसके बाद इसरो के अंदर जॉब्स आती है, रेलवे के अंदर आती है, और मेडिकल डिपार्टमेंट में आती है। जब पैरामेडिकल का कोर्स जिसमें हमने डिस्कस किया था, पैरामेडिकल, नर्सिंग वगैरह, या जिसने बीएससी साइंस में किया है तो उनके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जॉब्स आते हैं। तो वो सारे जॉब्स आते, इसके लिए तो कोई मसला नहीं आता, बट वो सारों के लिए आपके पास साइंस की डिग्री होना चाहिए। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे कॉमर्स, इन शॉर्ट क्या काफ़ी लंबा डिस्कशन किया कॉमर्स के ऊपर भी हमने, जिसमें हमने सी ज़्यादा फोकस किया। सो अभी आप उस हिसाब से 10th के बाद स्टूडेंट अपना करियर डिसाइड करिए कि 10th के बाद आपको क्या करना है। और जो 12th में था, 12th के बाद उसको आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों के मैंने यहाँ पे ऑप्शन बता दिए। अब वो जो बच्चा आर्ट्स में था वो अपना डिसाइड कर ले किस तरीके से करना है, साइंस वाला साइंस और कॉमर्स वाला कॉमर्स के हिसाब से कर ले। बट जो भी फील्ड आप करो, प्लीज़ जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया कि डिग्री ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, नॉलेज ओरिएंटेड आपके स्टडीज़ होनी चाहिए। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ोगे एंड नथिंग कैन स्टॉप यू, स्काई इज द लिमिट। डिग्री के लिए पढ़ोगे तो जो वो डेटा था कि 20 मिलियन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा 20 मिलियन लोग ग्रेजुएट इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट है, उसमें एक आपका भी नाम बढ़ जाएगा अगर आप डिग्री ओरिएंटेड करते हो तो। सो मेक श्योर कि आप नॉलेज के लिए पढ़ो। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर किसी को कोई डाउट है स्पेसिफिकली तो वो मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनके डाउट क्लियर करना कोशिश करूंगा। और जब बच्चे क्लास में आते हैं तो उनके डाउट तो क्लास में क्लियर हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्लास में बताना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज सिलेबस कवर करना होता है। इसीलिए जो वेकेशन चल रहा है, आप भी आराम कर रहे हैं, मेरे पास भी इतना टाइम अवेलेबल है कि मैं एक लेक्चर बना के आपके लिए प्रेजेंट करूँ, ताकि आपको छुट्टियों में एक सोचने का मौका मिल जाए कि आपको क्या करना। आप स्क्रीन के साथ रह के ना चले जाओ, आप अपने स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सकते। थैंक यू सो मच। और ये वीडियो को आप भी देखो और दूसरों को भी शेयर करो, बिकॉज इट इज़ अ करियर कोर्सेज, करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में यहाँ बताया है, ताकि लोगों को भी मालूम पड़े कि क्या है। बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। आपके पास नॉलेज नहीं है, ये आपके लिए काफ़ी डेंजरस है, आपके लाइफ का सवाल। क्लियर है? सो अगर किसी को इन सर्विसेज के बारे में जैसे शॉर्ट में डिस्कस किया, किसको भी इस पर डाउट है तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें। मैं जितना मुझे पता है मैं उनके बारे में बता दूंगा। थैंक यू सो मच।